आ गए सब, कभी आएंगे। और तो देखो आज मुझे स्टार्ट करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हार्मोनल कंट्रोल है ना। मेंस्ट्रुएशन आपको पता है कि आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल्स में एक पीरियोडिक ये प्रोसेस है ना, जो ऑलमोस्ट 28 डेज पे ऑन एन एवरेज फीमेल्स में ये रिपीट होता है। तो ये जो 28 डेज का एक साइक्लिक इवेंट है, साइक्लिक प्रोसेस है, ये पूरा जो प्रोसेस है इसी को आप क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिसमें कई सारे इवेंट्स होते हैं बेसिकली। तो पहले मैं बताऊं आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, देखो इसका दो पार्ट है एक्चुअली। एक को कहते हैं ओवेरियन साइकिल और एक होता है यूट्राइन साइकिल कहते हैं। मतलब ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को दो फेज में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक ओवेरियन साइकिल है और एक क्या बताओ, एक यूट्राइन साइकिल है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि अगर आप, मैंने बताया था आपको कि सपोज करो ये हमने लिखा हुआ है डेज, टाइम लिखा हुआ है हमने यहाँ पर ऐसे 1, ये लिखा हमने 5, यहाँ लिखा हमने 10, ये 14 है और यहाँ लिखा हमने 28 डेज। ये ग्राफ ऊपर भी बना हुआ है ना। ओवेरियन साइकिल का मतलब क्या है, तो देखो जैसे मैंने कहा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले तो मैं बता दूं, इसमें जो मैंने लिखा हुआ है डेज का पार्ट है 1 to 5 का पार्ट क्या होता है, फिर ये 5 to 14 का पार्ट क्या होता है, फिर 14 डेज को क्या होता है, और फिर 14 से 28 का क्या होता है। जैसे इसमें 1 to 5 का जो पूरा ड्यूरेशन है, देखो याद रखना कि फीमेल्स में जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दैट रिमेंबर कि ब्लीडिंग का जो पहला दिन होता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन माना जाता है, ठीक है ना। तो 1 to 5 इज कॉल्ड, इस 1 to 5 में क्या होता है देखो, तो इस 1 to 5 को बेसिकली मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, या इसी को ब्लीडिंग फेज कहा जाता है, और इसी को डिस्ट्रक्टिव फेज भी कहते हैं। तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं इसको कि वेरी जो 1 to 5 डेज का टाइम होता है, फ्रॉम 1 to 5 डेज द ड्यूरेशन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं मतलब 1 to 5 डेज के बीच में एक्चुअली ये ब्लीडिंग का टाइम होता है। ऑन एन एवरेज एक फीमेल में 3 से 5 दिन का ये पूरा ड्यूरेशन है, ब्लीडिंग जब जिस फेज में होता है, उस 1 to 5 डेज को ही क्या कहते हैं, इसी को मेंस्ट्रुअल फेज, या इसको ब्लीडिंग फेज, या इसी को डिस्ट्रक्टिव फेज भी कहा जाता है। ब्लीडिंग समझ में नहीं आया, ब्लड का निकलना होता है फीमेल्स के वेजाइनल ऑरिफिस से, ब्लड डिस्चार्ज होता है, इसी को ब्लीडिंग कहते हैं, और ये फीमेल्स में होता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेल्स को ये फिजिकली तो समझ में आएगा नहीं, है ना। तो ब्लीडिंग फेज जो है ये 1 to 5 डेज का पूरा पार्ट होता है एक्चुअली, और ये मेंस्ट्रुअल फेज है, इसको ब्लीडिंग फेज कहते हैं, इसको डिस्ट्रक्टिव फेज भी कहा जाता है। डिस्ट्रक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें यूट्रस के वॉल डिजनरेट करते हैं, टूटते हैं। अभी समझ में आएगा, देखो तो ये जो 1 to 5 डेज है यहां से लेके यहां तक ये हो गया। इसके बाद देखो जो इसमें 5 to 14 देख पा रहे हैं आप, 5 से 14 तक, 5 to 14 तक ये फॉलिकुलर फेज है। अभी बताऊंगा क्या होता है ये, अभी पहले केवल समझ लो पहले आप इसको क्या कहते हैं। इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, इसी को एक और नाम देते हैं, इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, इसी को प्रोलिफरेटिव फेज कहा जाता है, और इसी को प्री ओवुलेशनरी फेज भी कहते हैं। देखिए ये 3 नाम है इसका। 5 to 14 का जो पार्ट है देखो, इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है, और इसको प्री ओवुलेशनरी फेज भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? अभी क्यों कहते हैं ये समझ में आएगा बाद में, अभी जस्ट ये समझ लो मैंने क्या कहा। इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, इसको प्रोलिफरेटिव फेज कहा जाता है, और इसी को प्री ओवुलेशनरी फेज भी कहा जाता है। अभी आपके जितने क्वायरीज है ना, अपने अंदर रखो उसको। लेट मी कंप्लीट माई आइडिया। अभी ये कैसे होता है, वो कभी स्टार्ट ही किया है कि ये तुम लोग के दिमाग में कीड़े घूमने लगे? अरे मुझे खत्म करने दो, तब क्वेश्चन पूछना पहले। सब अभी समझ जाओगे तुम लोग, ये 2 मिनट के अंदर पूरा साइकिल समझ जाओगे। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। जितने आपके दिमाग के अंदर जो कीड़े घूम रहे हैं सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सब्र करो। यहां देखो, तो ये जो 5 to 14 का पार्ट होता है, इसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, इसी को प्रोलिफरेटिव फेज कहा जाता है, और इसी को प्री ओवुलेशनरी फेज भी कहते हैं। ओवुलेशन के पहले का फेज है ये। इसके बाद ये जो 14 डेज का जो ड्यूरेशन है, 14 डेज पे क्या होता है, 5 से 14 के बीच का टाइम तो फॉलिकुलर फेज है। एग्जैक्टली 14 डेज को ओवुलेशन होता है, तो 14 डेज को क्या बोलते हैं? ओवुलेटरी फेज कहते हैं। देखो 14 डेज तब होगा जब ये साइकिल 28 डेज का होता है, वो टाइम वेरी करेगा, बताऊंगा कैसे होता है ये। तो 14 डेज को अगर ओवुलेशन हुआ है तो 14 डेज को क्या बोलेंगे बताओ? इसको ओवुलेटरी फेज कहते हैं। और इसके बाद जो 14 से 28 डेज का ड्यूरेशन है, 14 से 28 डेज का जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? ये ओवुलेशन के बाद का फेज है, इसको कहते हैं ल्यूटियल फेज। इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं, इसी को सिक्रीटरी फेज कहा जाता है। देखो क्या क्या नाम है इसका, 14 से 28 डेज का जो टाइम है, देखो ये क्या बोलते हैं इसको? ल्यूटियल फेज, इसी को सिक्रीटरी फेज कहा जाता है, और 14 डेज को ओवुलेटरी फेज कहते हैं। यस, 14 डेज को ओवुलेटरी फेज कहा जाता है। तो 14 से 28 के बीच में, 14 के बाद 28 के बीच में जो ड्यूरेशन है उसे ल्यूटियल फेज कहते हैं, इसको सिक्रीटरी फेज भी कहा जाता है, और इसी को प्री पोस्ट ओवुलेशनरी कहते हैं, क्योंकि ओवुलेशन के बाद का ड्यूरेशन है ये। तो इसी का जो तीसरा नाम है, इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसी को पोस्ट ओवुलेशनरी फेज भी कहा जाता है। अब देखो, ये जो मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं, दोनों ग्राफ में एक्स वाई एक्सिस तो वही है, अलग तरह के हॉर्मोन्स को हमने कंपेयर किया है। जैसे पहले ग्राफ में ये जो मैंने बताया आपको, ये सपोज करो ये एलएच का ग्राफ है, ये क्या है? एलएच। नीचे जो रेड वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये एफएसएच का ग्राफ है एक्चुअली, है ना? दूसरे ग्राफ में देखो, ये जो ब्लू लाइन देख पा रहे हो आप, ये एस्ट्रोजन का ग्राफ है, ई फॉर एस्ट्रोजन। और जो नीचे ब्लैक देख पा रहे हैं आप, ये प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ है। तो पहली बात, जैसे आपके एनसीईआरटी में एक ग्राफ में उसने चारों को कंपेयर किया है, मैं 2 ग्राफ बना रहा हूं। एक ग्राफ में मैंने कंपेयर किया किसको? एलएच और एफएसएच को, और दूसरे ग्राफ में हमने कंपेयर किया किसको बताओ? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को। तो पहले मैं इसको ये टाइम समझ में आ गया सबको? फिर से रिपीट कर दूं मैं। 1 to 5 इज कॉल्ड ब्रीडिंग फेज, मेस्ट्रुअल फेज और डिस्ट्रक्टिव फेज। 5 to 14 इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और प्री ओवुलेशनरी फेज कहते हैं। 14 डेज को ओवुलेशन का टाइम कहा जाता है, उसको ओवुलेटरी फेज कहा जाता है, और 14 के बाद और 28 तक
क्या होगा, उसे कहते हैं ल्यूटियल फेज, उसी को क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज, सिक्रीटरी फेज, या उसी को पोस्ट ओवुलेशनरी फेज कहा जाता है। होपफुली ये समझ में इतना तो समझ में आ गया पहले ना, ये ड्यूरेशन टाइम समझ में आ गया सारा कुछ, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये ग्राफ समझ में आ गया, ये LH है, ये FSH है, ये E है और ये P है, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, मैंने पहले कहा था कि दो तरह का इसमें वो है, देखो, एक है ओवेरियन साइकिल और एक क्या बताओ, देखो मैंने कहा था कि यहाँ पे दो तरह का पार्ट है, एक है ओवेरियन साइकिल और एक क्या बताओ, यूट्राइन साइकिल है ना। तो ये ओवेरियन साइकिल का मतलब क्या है, अब यहाँ देखो, जैसे अगर मैं कहूं कि ये जो स्टार्ट का 1 to 5 डेज आप देख पा रहे हैं, यहां पर क्या होता है, कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स, यहां देखो ऐसे, इसी फेज में कहा जाता है जब ब्लीडिंग चल रहा है फीमेल्स में, उसी समय कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रोथ फेज में क्या होते हैं, एंटर करते हैं। ये मैंने पहले बताया था आपको। और ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसमें बताओ, कुछ सेकेंडरी फॉलिकल्स में। ये सेकेंडरी फॉलिकल बनता है टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल से क्या बनता है, ग्रेफियन फॉलिकल फॉर्म होता है। तो ये चेंज ओवरी में हो रहा है। देखो ओवरी में क्या क्या चेंजेज हुए कि कुछ जो फॉलिकल्स थे, प्राइमरी फॉलिकल्स, वो कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल का कुछ पार्ट टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, और टर्सरी ही ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, जिसमें मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है बेसिकली, है ना। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स जब यहां बन गया ओवुलेशन के पहले, तो आपको पता है कि इसके अंदर का पार्ट जब बाहर निकल जाता है, इसे सेकेंडरी साइट कहते हैं। और जो पार्ट ओवरी में बच गया, देखो इसका नाम कॉर्पस हेमरेजिकम है। इसके बाद याद रखना कि ओवुलेशन के देखो, फिर ये कॉर्पस हेमरेजिकम पहले जो बनता है, ये फिर बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, और ल्यूटियम जब डिग्रेस करेगा तो यहां तक आते आते ये क्या बन गया बताओ, इसको कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। तो ये सारा चेंज कहां पे हो रहा है, ये सारा चेंज ओवरी के अंदर हो रहा है, हर मंथ होता है एक्चुअली। तो ये जो चेंज हुआ ओवरी के अंदर, इसी को क्या बोलते हैं, ओवेरियन साइकिल। चेंजेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल इनसाइड द ओवरी इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, व्हाट इज ओवेरियन साइकिल? इट इज द पीरियोडिक चेंज ऑफ द फॉलिकल्स inside the ovary during each menstrual cycle. Every month what happens, few number of primary follicles enters in growth phase, and few of them converted into secondary follicles. Few secondary follicles now make tertiary follicle, and in those tertiary follicle in which meiosis 2 get completed, now it becomes a Graafian follicle. Now in that Graafian follicle, ovulation takes place, and after the ovulation, what is ovarian cycle? It is the, what is ovarian cycle? It is the growth of, periodic growth of follicles. Write down. It is the periodic growth of follicles into several stages, inside the ovary. समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी, क्लियर है कि ओवरी में जो ये फॉलिकल्स का जो चेंज हो रहा है, यस, फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर चेंज करते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी टर्सरी बनता है, टर्सरी फिर ग्रेफियन बनता है। ये तो मैं पहले बता चुका हूं आपको, है ना। और मैंने जो वीडियो भेजा था आपको, एक तो आपका रिकॉर्डिंग वाला वीडियो था, एक उसका थोड़ा और अच्छा मैंने कुछ कोशिश किया समझाने का आपको,
जो मैंने पर्सनल वीडियो भेजा था आपको, शायद वो आप लोगों ने देखा नहीं होगा, आप लोग बड़े आजकल बिजी चल रहे हैं, डेटा का बहुत सारा यूज होता है अच्छे कामों में, गाना सुनना है, थोड़ा इधर उधर भी देखना होता है, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो जो वीडियो मैंने भेजा आपको, उसमें सारा मैंने ओजेनेसिस का एक समरी बताया था, वो शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा, होपफुली नहीं देखा होगा अभी तक। हाँ जी, देखा क्या आप लोगों ने वो जो वीडियो मैंने बाद में भेजा था? ठीक है, तो मैंने उसमें भी ये ग्राफ समझाया था, उसमें भी मैंने ये ग्राफ थोड़ा बहुत समझाया था कि कैसे लिंक करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को oogenesis से, बताया था। यहाँ देखो, तो whatever the changes that happens inside the ovary is called ovarian cycle. Now what is uterine cycle? अब मैं बता रहा हूं, देखो यूट्राइन साइकिल क्या होता है वो समझो पहले। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया, ये कौन सा साइकिल है बताओ? इसे कहते हैं ओवेरियन साइकिल। प्राइमरी फॉलिकल से कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया। देखो ये कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स, देखो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स एक साथ ग्रोथ फेज में एंटर करते हैं। मैंने कहा था ये नंबर 20 से 25 या 25 से 30 होता है, लेकिन उसमें से फाइनली क्या बनता बताओ? उसका एक स्ट्रक्चर जो बचा ओवरी के अंदर, वो कॉर्पस एल्बिकेंस है। तो रेशियो क्या हो गया? 25/1 का ना, 25 ग्रोथ फेज में एंटर हुआ था। अल्टीमेटली इस फॉलिकल का जो पार्ट ओवरी में बचा रह गया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवुलेशन, वो तो कॉर्पस एल्बिकेंस ही होता है, वो तो एक ही होता है। और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में एक एल्बिकेंस ओवरी में बचा रह जाएगा। ऑल्दो इसका कोई यूज नहीं है, बट उसको काउंट कर, अगर देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इवन यू काउंट द नंबर ऑफ कॉर्पस एल्बिकेंस, वी कैन डिटरमाइन द पीरियोडिक साइकिल, कि कितने साइकिल्स रिपीट हुए हैं फीमेल्स के ओवरी में, वो काउंट भी किया सकता है ना, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कॉर्पस एल्बिकेंस। हाँ जी, समझ में आ गया ये? अब यहां देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है यूट्राइन साइकिल। यहां देखिए, देखो जैसे मान लो ये 1, 5, 10, 14 और यहाँ ये 28 है, ठीक है। और अब ये, अब याद करो, मैंने बताया था आपको कि यूट्रस के अंदर, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है, याद है मैंने क्या बताया था कि यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो होता है, कॉर्पस एल्बिकेंस का स्कर रह जाता है, उसका निशान रह जाता है। जैसे आपको चोट लगता है तो चोट का निशान रह जाता है ना सर के ऊपर, उसी तरह का स्कर ओवरी में काउंट किया जा सकता है। ये काफी लंबे समय तक ओवरी में देखा जा सकता है इसको। अब यहां देखो, जैसे मैंने कहा था कि जो एंडोमेट्रियम होता है यूट्रस का, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है उसमें 2 लेयर्स होते हैं। मैंने कहा था कि अंदर वाले लेयर को स्ट्रेटम बेसिलिस कहते हैं, और बाहर वाले लेयर को स्ट्रेटम क्या कहते हैं? फंक्शनलिस कहा जाता है। याद है ये बताया था मैंने एंडोमेट्रियम वाले पार्ट में। यूट्रस के 2 लाइन होते हैं, एंडोमेट्रियम के 2 लाइनिंग्स होते हैं बेसिकली, जो उसके यूट्रस ट्यूब के तरफ है, मतलब जो कैविटी की तरफ होता है उसका नाम स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहते हैं, और जो उसके पीछे की तरफ उसको स्ट्रेटम बेसिलिस कहा जाता है। ये तो पता है आपको। और यहाँ देखो, जब एक फीमेल में ब्लीडिंग स्टार्ट होता है उस समय, देखो एक्चुअली मान लो ये अभी ब्लीडिंग का स्टार्ट होना हुआ था, देखो यहाँ पे, तो एंडोमेट्रियम यहाँ पे 2 लाइन का बना हुआ है अभी, है ना। 28 डेज के टाइम तक एंडोमेट्रियम 2 लेयर का बना हुआ है, लेकिन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम का ये जो लेयर है, आउटर लेयर है, कौन सा? फंक्शनलिस वाला, यही लेयर टूटता है
और इसी लेयर के टूटने की वजह से जो इसके अंदर के ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर होता है एक्चुअली। तो ब्लड का पार्ट, सर्वाइकल म्यूकस का पार्ट, वेजाइनल फ्लूइड का पार्ट, है ना, ये चीजें एंडोमेट्रियम के टिश्यूज के साथ बाहर निकल के आता है। उसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, उसी को मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो कहा जाता है। तो ब्लीडिंग का कारण क्या है? जो ब्लड बाहर आया, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है, उसमें टिश्यूज के पार्ट्स भी हैं एक्चुअली। ये देखो, ये जो लेयर होता है फंक्शनलिस का लेयर, ये टूटता है एक्चुअली। ये नहीं टूटता, ये तो ऐसे ही रहता है। मतलब ये है कि यहां पर मान लो ये डबल लेयर का स्ट्रक्चर है अभी, तो जब ये ब्लीडिंग का फेज कंप्लीट हो गया तो यहां पर वापस क्या हुआ, ये सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो गया। देखो, ये वापस क्या बन गया यहां पर, स्ट्रेटम बेसिलिस। अपर लेयर तो टूट गया है और टूटने की वजह से ब्लीडिंग का काम पूरा हुआ, है ना। तो क्या बना, स्ट्रेटम बेसिलिस कहते हैं इसको। अब देखो, ये जो बेसिलिस है ये वापस अपने नए लेयर को प्रोलिफरेट करेगा। अभी मैं कहा मैंने नाम, प्रोलिफरेटिव फेज, उसका मतलब क्या है वो देखो। बेसिलिस ने क्या किया, वापस अपने एक नए लेयर को फॉर्म किया। देखिए ऐसे, जो लेयर टूट गया था, जो लेयर टूट गया था उस लेयर को वापस रिगेन किया गया, रिजनरेट किया गया एक्चुअली। और ये लेयर बनाया किसने, स्ट्रेटम बेसिलिस ने। अभी ये थोड़ा पतला लेयर बना है स्ट्रेटम फंक्शनलिस का। देखो ये वापस बन गया इस दौरान, 5 से 14 डेज के दौरान ये वापस बना। और इसी की वजह से इसे प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोलिफरेटिव फेज। समझ में आ रहा है? अब ये समझ में आ गया हो गया, डिस्ट्रक्टिव मतलब टूटना होता है। क्या टूटा, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, यूट्राइन नया लेयर डेवलप हुआ ना, यूट्रस का नया लेयर डेवलप हुआ है, तो प्रोलिफरेशन की वजह से हुआ। तो क्या बोला इसको हमने, प्रोलिफरेटिव फेज। और इसी फेज में क्या हुआ था, फॉलिक्यूल्स भी ग्रो कर रहा था ना, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। तो फॉलिकुलर फेज हमने टर्म यूज किया ओवेरियन साइकिल के लिए, और प्रोलिफरेटिव फेज हमने टर्म यूज किया किसके लिए बताओ, यूट्राइन साइकिल के लिए। समझ में आ रहा है? अरे प्रोलिफरेशन का मतलब ये समझो, अब अंग्रेजी है भैया, वर्ड है। प्रोलिफरेट करना मतलब नया चीज बनना होता है। एक लेयर है उससे नया लेयर बन गया, इसको प्रोलिफरेशन कहते हैं। प्रोलिफरेट करना मतलब होता है नए लेयर का डेवलपमेंट। ये सिंगल लेयर था, ये एक और लेयर यहां बन गया, देखो यहाँ पर नया लेयर बना ये। और तो ये 2 लेयर में आ गया ना ये लेयर। और देखो, जब ये अपने 26 डेज के दौरान पे आता, देखो ये, तो इस समय कहते हैं एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो बिल्कुल थिक हो जाता है। देखो ऐसे, देखिए ये क्या है बताओ, थिकेस्ट स्ट्रेटम फंक्शनलिस, सबसे ज्यादा थिक हो जाता है ये। और ये थिकनिंग इसलिए भी होता है देखो, कि ऐसा लगता है 10 से 12 दिन के बाद तक ये काफी थिक हो जाता है, इस होप में कि इस बार कोई जायगोट उस एंडोमेट्रियम में क्या होगा, इम्प्लांट होगा। वो एक तरह का प्रिपरेशन है। हर बार ओवरी को या फीमेल्स के बॉडी को ऐसा लगता है कि ओवुलेशन हो चुका है, एक फेलोपियन ट्यूब में जा चुका है, स्पर्म आएगा, उसे फर्टिलाइज करेगा। तो अब फर्टिलाइज होगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट को इम्प्लांट करना है एक्चुअली, ब्लास्टोसिस्ट को वहां पर। तो उस एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए एंडोमेट्रियम ने वापस अपना एक एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि हो सकता है इस बार तो इम्प्लांट होगा। और इन दैट होप ओनली एंडोमेट्रियम रीगेन इट्स थिक लेयर। वापस ये लेयर बन गया, देखो कौन सा बताओ, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। और अगर अगर मगर क्या होगा बताओ, अगर उस मंथ भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जायगोट नहीं बना, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो एंडोमेट्रियम उदास हो गया, एंडोमेट्रियम दुखी हो जाता है बेसिकली। पूरे बॉडी का जो एक हार्मोनल सिस्टम है वो अलग तरह से रेस्पॉन्ड करेगा। और एंडोमेट्रियम का जो नया लेयर बना था, तो देखो
यहां तक आते आते ये लेयर वापस थोड़ा थिन होना स्टार्ट हो गया, देखो ये। और जैसे ही टूटना स्टार्ट होगा इसका, क्या हो गया, फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, अगले मंथ का ब्रीडिंग फेज। क्या हो जाएगा बताओ, अगले मंथ का ब्रीडिंग फेज। समझ में आ रहा है? अगर इम्प्लांट हो गया होता तो, अगर इम्प्लांट हो गया होता, मान लो इस एंडोमेट्रियम में यहां पर अगर एग आ गया होता, देखो अगर ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे चिपक गया होता इसके साथ, अगर वो चिपक गया होता तो, अगर वो इम्प्लांट कर गया होता तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, एंडोमेट्रियम का वही लाइनिंग रह जाएगा, वो टूटेगा नहीं। और अगर टूटेगा नहीं तो क्या होगा, अगले मंथ का जो ब्रीडिंग फेज है वो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। और अगले मंथ का ब्रीडिंग फेज नहीं आने का एक इंडिकेशन है कि फीमेल में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं एक्चुअली। अगर फीमेल ने कॉपुलेट किया है या फीमेल से में क्वाइटस हुआ है, इंसेमिनेशन हुआ है, तो ये चांसेस हैं कि वो प्रेगनेंसी वाले स्टेज में जा चुकी है। तो पहला इंडिकेशन है ये, अगर फीमेल में प्रेगनेंसी है तो अगले मंथ का ब्रीडिंग फेज क्या होगा, वो रुक जाएगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना बच्चों? तो ये अब बताओ, तो यूट्राइन साइकिल का मतलब क्या है? यूट्राइन साइकिल का मतलब क्या है बताओ? 1 2 1 2 चलता है, देखो पहले 2, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर ज्यादा मोटा 2 हो गया, और फिर वो देखो पतला 2 हुआ और वो टूट के अलग हो गया, है ना। तो 2 में भी क्या होता है बताओ, कुछ थिन होता है, कुछ थिक होता है। यस, एंडोमेट्रियम का जो फंक्शनलिस लेयर है वो बनते टूटते रहते हैं, और इसी बनते टूटते रहने को क्या बोलते हैं, यूट्राइन साइकिल कहा जाता है। तो स्ट्रेटम बेसिलिस फॉर्म्स द न्यू लेयर, एंड दैट लेयर get damaged or ruptured, और डिग्रेडेशन कहते हैं उसका, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो कहने का मतलब ये है कि 28 डेज के ड्यूरेशन में क्या होता है, ओवुलेशन के बाद हर बार फीमेल्स के बॉडी को ऐसा लगता है, क्योंकि एग फेलोपियन ट्यूब में अवेलेबल है, तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम इस तरह से रेस्पॉन्ड करेगा कि होपफुली इस बार इम्प्लांट होगा। तो इम्प्लांट अगर होगा तो उस तरह का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पहले एंडोमेट्रियम को थिक करना पड़ेगा, और एंडोमेट्रियम थिक होकर वेट कर रहा है कि इस बार तो एग आएगा, इस बार तो इम्प्लांटेशन होगा। बट बैड लक हुआ और इम्प्लांट अगर नहीं हुआ, मतलब जाइगोट ही नहीं बना, इम्प्लांट कैसे हो जाएगा, और इम्प्लांट नहीं हुआ तो यूट्रस उदास हो जाता है एक्चुअली। और बेसिकली इसको अगर आर्टिस्टिक वे में बताया जाए तो कुछ बुक में ऐसा लिखते हैं, इट्स ऑल अबाउट द whipping of ovary for the lost ovum। जिस एग को उसने बहुत लंबे समय तक संभाल के रखा ओवरी के अंदर, क्योंकि नया एग तो बनना नहीं है, जो बनना था पहले बन चुका है। जिस एग को 12 साल 13 साल 14 साल या 20 साल या 25 साल या 40 साल तक उसको रखा गया संभाल करके, और वो बिना यूज का खत्म हो गया, तो इट्स काइंड ऑफ विपिंग ऑफ द ओवरी, और वही ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलता है। ये मतलब ऐसे में रिलेट कर रहा हूं कि लॉस ऑफ ओवम जो हुआ, बिना यूज का चला गया, वो उसका जो रिजल्ट है, कहते हैं जो एक तरह का उसका जो सैडनेस है यूट्रस का, वो ब्रीडिंग के फॉर्म में बाहर आता था, एंड दैट इज कॉल्ड मेस्ट्रुअल फेज और ब्रीडिंग फेज, और उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव फेज कहते हैं। तो एक चेंज क्या था बताओ, एक चेंज था ओवरी में और एक चेंज था किसमें, यूट्रस में। तो मेस्ट्रुअल साइकिल का दो अलग अलग साइकिल है, देखो ओवरी का साइकिल है और एक यूट्राइन, ऑल्दो बोथ आर लिंक्ड, बट आप दोनों साइकिल को अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। यूट्राइन का साइकिल का मतलब एंडोमेट्रियम के चेंजेस को कहते हैं,
तो एंडोमेट्रियल चेंजेस, लिखो इस पॉइंट को, यूट्राइन साइकिल क्या होता है, देखिए, changes in the endometrial lining, changes in the endometrial lining during the menstrual cycle, endometrial lining during the menstrual cycle is known as uterine cycle. यूट्राइन फेज नहीं कहते, यूट्राइन साइकिल कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको पहले समझाया कि क्या मतलब होता है ओवेरियन साइकिल का और यूट्राइन साइकिल का। अब मैं बता रहा हूं कि ये जो चेंजेज हो रहा है, इस चेंज का पूरा कहा, ये पूरा जो इसका एक कंट्रोल सिस्टम है, वो आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हाइपोथैलेमस आपके नर्वस सिस्टम में आता है एक्चुअली, और बाकी के आपके ग्लैंड्स वगैरह होते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ऐसे, देखो अब इसका हार्मोनल कंट्रोल क्या है, कैसे हार्मोन्स इसको पूरा रेगुलेट करते हैं, वो समझिए पहले आप। तो पहली बात, कोई कौन कौन से हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो देखिए सबसे पहला नाम है जीएनआरएच। क्या कहते हैं? जीएनआरएच, गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोफिन या गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। सोर्स क्या है इसका? ये आता है हाइपोथैलेमस से। ये कहां से आता है? हाइपोथैलेमस से। क्लियर? दूसरा एफएसएच, and third is called LH, follicular stimulating hormone and luteinizing hormone। इसका सोर्स क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी। सही है। इसके बाद देखो नंबर 4 एस्ट्रोजन एंड नंबर 5 प्रोजेस्टेरॉन। और इसका सोर्स क्या बताओ? इसका सोर्स है फॉलिकुलर सेल्स, इसका सोर्स है थीका इंटरना, और इसका सोर्स है कॉर्पस ल्यूटियम। याद रखिएगा कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन है वो कहां कहां से हो रहा है? फॉलिकुलर सेल से, थीका इंटरना से, और कहां से? कॉर्पस ल्यूटियम से। क्लियर? समझ में आ गया? अब यहां देखो, ये ग्राफ देखिए। अब यहां पर इस ग्राफ का मतलब क्या है? ये काफी एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी हार्मोन है जीएनआरएच, और जीएनआरएच के पल्सेस चलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस से अगर जीएनआरएच का एक कांस्टेंट सिक्रीशन है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, एक समान एक जैसा वो रिलीज हो रहा है, तो इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई फर्क नहीं पड़ना, प्यूबर्टी का फेज आएगा ही नहीं उस समय तक। प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है? देखो जो जीएनआरएच होता है इसमें ऐसे चलता है, देखो पल्सेटाइल, देखो ऐसे चलता है। कुछ कुछ समय पे हार्मोन के ये लेवल बढ़ते हैं। ऐसे स्टार्ट में कहते हैं कि 90 मिनट के बाद हार्मोन बढ़ता है,
देखो 90 मिनट के बाद हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स क्या होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। और ये पल्सेटाइल एक्शन है, पल्स कहते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का, ये एक पल्स फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं इसको, कितने समय के बाद हार्मोन्स का लेवल ऊपर जा रहा है। तो हमने क्या कहा कि इनिशियली 90 मिनट्स के बाद हार्मोन्स क्या हो रहा है बताओ, जीएनआरएच का ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर वो गैप आएगा, फिर 90 मिनट ऊपर जाएगा, तो ये पल्स कहते हैं, ये पल्स ऑफ जीएनआरएच कहते हैं इसको। और इसकी वजह से क्या हुआ बताओ, इट एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, GnRH acts on anterior pituitary and secrete two hormones called FSH and LH. तो जिस तरह का पल्स आपने देखा था GnRH में, उसी तरह का फ्लक्चुएशन FSH के लिए भी होगा, रिलेटिवली कम है, बट हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन यहां भी आएगा, बट मेन फ्लक्चुएशन किसका बताओ, GnRH का। और उसी की वजह से मेंस्ट्रुएशन का पार्ट फीमेल्स में होता है। अगर हाइपोथैलेमिक हार्मोन को हटा दें या उसको कांस्टेंट कर दें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वहीं पे रुक जाएगा, याद रखिएगा इसको, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फ्लक्चुएटिंग, पल्स कहा जाता है इसको। क्लियर? अब मुझे बताओ, दो हार्मोन है FSH और LH। मैंने क्या कहा कि अगर GnRH का हार्मोन कांस्टेंट लेवल से रिलीज हो, एक ही जैसा ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आ रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के होने के लिए हाइपोथैलेमिक हार्मोन का, GnRH का एक पल्सेटाइल एक्शन होना चाहिए। ग्राफ देखो ऐसे था, फिर ऐसे गया, देखो कांस्टेंट है, ऊपर जा रहा है, फिर कांस्टेंट ऊपर जा रहा है, ऐसे हर 90 मिनट के बाद एक हार्मोन का फ्लक्स आता है, इसे पल्सेटाइल एक्शन कहते हैं GnRH का। क्लियर? एंड दिस एक्टिवेट्स whom anterior pituitary to release hormone called FSH and LH। ग्राफ देखिए, ये FSH का ग्राफ है और ये देखो इसका ग्राफ है, ये ग्राफ LH का है, देखिए। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि FSH और LH का क्या रोल है यहां पर जब रिलीज हुआ। तो याद रखिएगा कि जो FSH होता है, यहां देखो, दिस FSH देखो, मैंने कहा कि दो हार्मोन है, एक FSH है और एक LH है। FSH की वजह से क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। तो मैंने कहा कि वो जो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल की तरफ मैच्योर होगा, तो कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल के ग्रोथ करने का जो एक स्टिमुलस है, वो कहां से मिलेगा उसको, FSH से। तो इसका नाम क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको। क्लियर? और वैसे देखो LH का अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, बट ये कहते हैं LH जो होता है ये थीका इंटरना पे एक्ट करता है, LH एक्ट्स ऑन थीका इंटरना, और यहां से पहले कुछ टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स बनते हैं। याद रखना, हर मेल में फीमेल हार्मोन होता है और हर फीमेल में मेल हार्मोन भी होता है। तो LH induces theca interna to secrete few amount of testosterone, and that testosterone further converted into hormone called estrogen। although LH का अभी बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा कहा जाता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल जो होते हैं, देखो ये मान लो ये क्या है बताओ, इसको हमने नाम क्या दिया, ये है ग्रोइंग फॉलिकल्स। क्या ये ग्रोइंग फॉलिकल्स है? इस फॉलिकल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर किसका होता है, FSH का। LH का यहाँ कोई रिसेप्टर नहीं है। तो कहने का मतलब ये होता है कि इमैच्योर फॉलिकल्स में, कहां बताओ, इमैच्योर फॉलिकल्स कंटेन्स रिसेप्टर्स ओनली फॉर FSH,
नो रिसेप्टर्स फॉर LH। तो FSH उस पे बाइंड करेगा देखो, और इसकी वजह से फॉलिकल का क्या हुआ, ग्रोथ। और आपको पता है कि जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है, और इसके अंदर का जो फॉलिकुलर सेल्स होता है, अब यहां से दो हार्मोन्स आएंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये समझ में आया? मैंने क्या कहा कि जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल्स के जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, वहां से क्या रिलीज होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ज्यादा क्या होता है, देखो ये देखो, यहाँ ग्राफ देखिए, अब एस्ट्रोजन का ग्राफ देखो, ये देखो ऐसे, और पी का ग्राफ देखो, मतलब प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ बहुत नीचे है। मेन हार्मोन क्या रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे, दैट इज एस्ट्रोजन, दैट इज एस्ट्रोजन। देखो यहाँ पर एक ग्राफ, और देखो एस्ट्रोजन का कई रोल है। देखो पूछा जाएगा कि इसका क्या क्या रोल होता है इनिशियल फेज में। देखो तो एस्ट्रोजन हैज सेवरल रोल्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, लाइक एस्ट्रोजन stimulate proliferation of uterine lining। यूट्रस का जो लाइन टूट गया था, कौन सा लेयर, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, इसे वापस ये इंड्यूस करेगा तैयार होने के लिए, है ना। और ये तो पहला रोल हो गया, देखो इसका। सेकंड देखिए, तो देखो फर्स्ट टू 10 डेज तक जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है, ऐसे ये देखिए, बहुत स्लो राइज है। और अगर एस्ट्रोजन का स्लो राइज होगा, इफ एस्ट्रोजन का लेवल जो है, अगर एस्ट्रोजन का लेवल काफी स्लोली इंक्रीज कर रहा है, तो उसका एक आप कह सकते हैं, उसका एक नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट है इसके ऊपर, सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH के ऊपर। ये देखिए, LH तो वैसे भी बहुत कांस्टेंट चलता है। होता क्या, देखो LH जो बना पिट्यूटरी में, LH का स्टार्ट में कोई रोल तो है नहीं। काफी हद तक LH जो होता है वो बनता तो है, लेकिन वो पिट्यूटरी में स्टोर रह जाता है, वो बाहर नहीं आता। तो LH का बहुत ज्यादा, देखो एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट लाइन देख पा रहे हैं यहाँ पर आप, 10 डेज तक, है ना। तो LH और FSH का अगर राइज भी देखोगे आप, तो बहुत स्लो राइज हो रहा है वो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि देखिए LH एंड दिस FSH, तो याद रखना इसको कि स्लो राइज ऑफ एस्ट्रोजन हैज नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ओवर FSH एंड LH। देखो ये FHH पहले ऐसे गया और ये नीचे की तरफ जा रहा था, देखिए यहाँ देखिए ऐसे दिख पा रहा है। FHH क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, देखो यहाँ पर। तो एस्ट्रोजन का ग्राफ देखो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और FSH क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन आपको ये भी पता है कि एस्ट्रोजन का जो, अब जितने फॉलिकल्स डेवलप होते जाएंगे, जितना फॉलिकुलर सेल्स उसका और मल्टीप्लाई करता रहेगा, उतना ज्यादा अमाउंट में क्या रिलीज होगा, एस्ट्रोजन, है ना। और एस्ट्रोजन अगर यहाँ देखो, अब 10 दिन के बाद, आफ्टर 10 डेज, ये देखिए ऐसे यहाँ पर एक सडन राइज है, देखो किसका, एस्ट्रोजन का। तो जैसे ही ई का क्या होगा, सडन राइज, एक्सट्रीम देखो अब ऊपर जा रहा है ये। तो अगर बल्क में एस्ट्रोजन का रिलीज आया देखो, तो उसकी वजह से अब
FSH और LH का एक क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक। देखो अगर स्लो राइज है एस्ट्रोजन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। स्लो राइज ऑफ एस्ट्रोजन हैज, राइट दिस लाइन, लिख लो, लिख लो, स्लो राइज ऑफ estrogen has negative feedback effect, has a negative feedback effect on the secretion of, negative feedback effect on the secretion of FSH and LH। समझ में आ गया? हाँ जी, ये समझ में आ गया। और मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या कहा कि स्लो राइज ऑफ एस्ट्रोजन हैज नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल्स अब टर्सरी फॉलिकल की तरफ जाएगा, और ये 10 डेज के बाद होता है, तो टर्सरी फॉलिकल्स में अब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा आता है। देखो सडन ये ई ऊपर गया, एंड सडन राइज ऑफ एस्ट्रोजन हैज, आगे लिखो, अब ऐसे लिखिए, आफ्टर 10th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या लिखो ड्यूरिंग, ऐसे लिखो, आफ्टर 10th डे ऑफ menstrual cycle, after 10th day of menstrual cycle, rising level of estrogen, rising level of estrogen influences, rising level of estrogen influences GnRH। और लिखो ऐसे लिखना ब्रैकेट में, पल्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। जो पहले 90 मिनट्स पे आ रहा था, अब वो 30 से 60 मिनट्स में चेंज करेगा। लिख लो ब्रैकेट में, pulse frequency changes, pulse frequency changes, and that results in sudden rise of, that results in sudden rise of LH and FSH। LH ज्यादा होता है, sudden rise of LH and FSH। LH चूंकि LH स्टोर हो रहा था, कहां बताओ, पिट्यूटरी में, वो बल्क में बाहर आता है। एंड दिस इज कॉल्ड, देखो ये जो बल्क में आता है, इसी को LH सर्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? that peak is called LH surge। FHH भी ऊपर गया ना, बट ज्यादा क्या गया, LH। क्या बोलते हैं इसको? LH सर्ज कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये जो इफेक्ट यहाँ देख पा रहे हो, ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है। ई ज्यादा हुआ तो ज्यादा क्या हो गया, LH और FSH। तो इफ देयर इज सडन राइज ऑफ एस्ट्रोजन, इट गिव्स पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH। ये पॉइंट भी आप ऐड कर लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट। तो एस्ट्रोजन का दोनों रोल होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? हाँ भाई, किडनी के अंदर कुछ गया? हाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये समझ में आ गया तो बहुत कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए, गुड, चलिए, अच्छी बात है। तो यहाँ देखो, तो एस्ट्रोजन अगर स्लो जाएगा तो उसका नेगेटिव इफेक्ट है, अगर तुरंत एब्रप्ट होगा तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और देखो,
ये जो LH सर्ज आता है, याद रखना कि LH सर्ज ओवुलेशन के 16 to 24 आवर्स बिफोर आता है। ये लिख लेना इस पॉइंट को। LH सर्ज कब होगा? 16 to 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन। LH surge takes place 16 to 24 hours before ovulation। समझ में आ गया ना? और इस समय तक, और याद रखना, जो मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं, मैच्योर फॉलिकल्स नाउ डेवलप LH रिसेप्टर्स। लिख लेना इस पॉइंट को। एट दिस स्टेज, लिख लो, एट दिस स्टेज मैच्योर फॉलिकल्स, at this stage mature follicle also develop LH receptors। हाँ जी, समझ में आ गया? और याद रखिएगा, at this stage mature follicle also develop receptors for LH। अभी तक वो नहीं आया था ना, वो यहां भी आ गया, ठीक है? और इसी LH की वजह से जो ग्रेफियन फॉलिकल का जो वॉल होता है, जो थीका का जो लेयर होता है, वो क्या होगा? टूटेगा। और जैसे ही टूटेगा, उसके अंदर का जो सेकेंडरी साइड था वो क्या होगा? बाहर आ जाएगा। और क्या होगा? ओवुलेशन। तो लिखो इस पॉइंट को। ड्यू टू दिस LH activity, due to this LH activity, the wall of Graafian follicle, due to this LH activity, due to this LH activity, wall of Graafian follicle, wall of Graafian follicle ruptures and ovulation takes place, and ovulation takes place at 14 days, at 14 days। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? ये समझ में आ गया ना? ठीक है। अब ये बताओ, ओवुलेशन तो हो गया, सेकेंडरी साइड चला गया फैलोपियन ट्यूब में, अब ओवरी में क्या बचा? कॉर्पस हेमरेजिकम पहले बनता है, उसका कोई एंडोक्राइन रोल नहीं है। मैंने क्या बताया कि ओवुलेशन, अब इसमें कुछ कुछ समझ में क्या आया? अरे ओवुलेशन हो गया LH की वजह से, अब अभी भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा फिर कभी। यहां देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अब ओवुलेशन के बाद ग्रेफियन फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर अब प्रेजेंट है कहां? ओवरी के अंदर, वो अब कन्वर्ट किसमें होगा? कॉर्पस ल्यूटियम में। स्लोली हेमरेजिकम से बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि ओवुलेशन के बाद का जो फेट है, वो ओवुलेशन के बाद का जो पूरा प्रोसेस है, वो होता है कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। तो इस पॉइंट पे ऐड कर लीजिए आप कि आफ्टर ओवुलेशन corpus luteum, after ovulation corpus luteum play a very important role, corpus luteum play a very important role in maintaining the structure of endometrium,
in maintaining the structure of endometrium. और ये याद रखिएगा इसको कि जो LH हार्मोन है, LH, देखो LH हार्मोन, ये LH हार्मोन ही कॉर्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर को मेंटेन भी रखता है। देखो इस पॉइंट को, LH हार्मोन मेंटेन द LH hormone maintain the LH hormone maintain the structure of corpus luteum. और यहां देखो दूसरे ग्राफ में देखिए, आप ये जो पिक आप देख पा रहे हैं ये प्रोजेस्टेरॉन का पिक है। तो मतलब ये है कि दूसरे हाफ में जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये ज्यादा क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन, एंड रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ क्या बताओ, एस्ट्रोजन। देखो एस्ट्रोजन का ग्राफ ये ऊपर गया ना, थोड़ा कम गया यहाँ पर, ये ना। तो ल्यूटियम सिक्रीट डोमिनेंटली कौन सा हार्मोन बनाएगा बताइए, प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉर्पस ल्यूटियम मेनली सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। देख लो, कॉर्पस ल्यूटियम मेनली सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम मेनली सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन and relatively less amount of estrogen. ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि प्रोजेस्टेरॉन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है दूसरे हाफ में। पहले हाफ में एस्ट्रोजन का रोल था, अब दूसरे हाफ में किसका रोल है बताओ, प्रोजेस्टेरॉन का। लिखिए अब फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, function of progesterone in the second half of menstrual cycle. लिखो, देखो function of progesterone in the second half of menstrual cycle, वो क्या क्या देखिए। तो ये याद रखना कि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इसकी वजह से एंडोमेट्रियम का थिकनिंग और बढ़ जाता है। लिख लो, इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ endometrial lining। सेकंड देखो, ये जो प्रोजेस्टेरॉन का जो हार्मोन है इसकी वजह से एंडोमेट्रियम में अब नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन भी होता है। देख लो, प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट अ प्रोसेस कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। लिखे, प्रोजेस्टेरॉन increases the stimulate the process of angiogenesis. What is that? Formation of new blood vessels in the endometrium. देख लो, formation of new blood vessels in the endometrium. ये दूसरा रोल हो गया इसका। जो इसका तीसरा रोल है वो याद रखिएगा कि इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम का ग्लैंडुलर एक्टिविटी है, एंडोमेट्रियम के अंदर जो सिक्रीशन का पार्ट है, ग्लैंडुलर एक्टिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। देख लो, इट स्टिमुलेट्स glandular activity of endometrial tissues.
अब देखो नाम देखो क्या क्या है इसका। ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का एक्टिविटी होता है। सिक्रेटरी फेज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ग्लैंडल एक्टिविटी ज्यादा हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? व्हाई इट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज? बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स वगैरह भी, ल्यूटीन प्रोटीन, ल्यूटीन कहते हैं। देखो कॉर्पस ल्यूटियम में ये भी एक प्रोटीन है, ल्यूटीन प्रोटीन कहते हैं। यहां से भी वर्ड आया एक्चुअली है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी होती है तो इसे कहते हैं ल्यूटियल फेज। इसमें ग्लैंड्स का एक्टिविटी होता है बहुत ज्यादा, तो नाम क्या हो गया इसका? सिक्रेटरी फेज। और ओवुलेशन के बाद हो रहा है ये, तो इसका नाम क्या हो गया? पोस्ट ओवुलेशनरी फेज। ये समझ में आ रहा है? और मुझे बताओ, मैंने कहा था कि प्रोजेस्टेरॉन का जो मेन रोल है वो इस उम्मीद में सारा तैयारी कर रहा है कि इस बार क्या होगा, इस बार कलर अर्जुन आएंगे, मतलब इस बार ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होगा, तो उसकी तैयारी चल रही है। ये एंडोमेट्रियम को बिल्कुल सजा के रखा हुआ है, इस बार तो इम्प्लांट हो ही जाएगा। लेकिन निराशा हाथ लगता है बाद में, है ना। हाँ बिल्कुल सही पकड़, सही पकड़ रहे हैं आप बिरवानी जी। यहाँ देखिए, तो अब यहाँ देखो ग्राफ देखिए, पी भी ऊपर है, ई भी ऊपर है, दोनों ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये कहां से हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम की एक्टिविटी की वजह से। अब एक चीज बता दूं मैं आपको कि जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ऊपर की तरफ जाता है, इफ पी एंड ई राइजेस साइमल्टेनियसली, ईबीई ऊपर ईबी ऊपर, तो इसका एक क्या है बताओ? इसका एक नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट होता है एलएच और एफएसएच का। देखो ये ग्राफ जो, हाँ देखिए जो डाउन की तरफ जा रहा है ना, यहाँ पे ऐसे देखो, तो इस पॉइंट को ऐड कर लो आप, देख लो। इफ progesterone and estrogen, if progesterone and estrogen rises, if progesterone and estrogen rises simultaneously, if progesterone and estrogen rises simultaneously, it creates negative, it creates negative feedback effect on the secretion of FSH and LH. On the secretion of FSH and LH. और मैंने पहले कहा था आपको कि LH is a very important hormone to maintain the corpus luteum. अब मुझे बताओ कि अगर LH का हार्मोन नीचे चला गया तो ओवुलेशन के 10 से 12 दिन के बाद, 10 to 12 days after ovulation, कॉर्पस ल्यूटियम में क्या स्टार्ट हो जाएगा? डिजेनरेशन। किसकी वजह से? LH के नीचे जाने की वजह से। देखो इस पॉइंट को, ड्यू टू decrease in the level of LH, decrease in the level of LH, corpus luteum in the corpus luteum degeneration starts. In the corpus luteum degeneration starts after 10 to 12 days of
degeneration starts after 10 to 12 days of ovulation. 10 to 12 days of ovulation. और अब देखो, जैसे ल्यूटियम में क्या हो गया, ल्यूटियम डिजनरेट करने लगेगा तो सडन एक क्या होगा बताओ, फॉल होगा. देखो पी का फॉल, ई का फॉल. लिखो इस पॉइंट को, देखो ये फॉल हो रहा है यहां पे ऐसे. देखो ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, degeneration of corpus luteum, sudden fall of progesterone and estrogen takes place. Sudden fall of progesterone and estrogen takes place. देखो ये ऐसे नीचे जा रहा है. मैंने क्या बताया, ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम देयर इज सडन फॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. और याद रखना कि जैसे ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का ग्राफ नीचे की तरफ आता है, प्रोजेस्टेरॉन का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ. देखो प्रोजेस्टेरॉन का जैसे बहुत ज्यादा शार्प एक डिक्लाइन, देखो ये नीचे जा रहा है ऐसे ही. ये जो शार्प फॉल होता है पी और ई दोनों का, मेनली पी का कहते हैं, इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम का जो ब्लड वेसल्स था उसके अंदर एक कंस्ट्रिक्शन आता है, वो थोड़ा खिंचाव आता है उसमें, और ब्लड वेसल्स जो भी नया बना है बिल्कुल वो टूटेगा. और उसके टूटने के साथ साथ जो यूट्राइन जो टिश्यूज का पार्ट है वो भी टूटता है. और क्या स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का मेंस्ट्रुअल फेज. लिख लो, ड्यू टू शार्प फॉल, लिख लो, ड्यू टू शार्प फॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. और लिखना ब्रैकेट में मेनली प्रोजेस्टेरॉन, शार्प फॉल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, और लिखो ब्रैकेट में मेनली प्रोजेस्टेरॉन, रिजल्ट्स इन मैंने क्या बताया, रिजल्ट्स इन कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, कंस्ट्रिक्शन ऑफ newly formed blood vessels of endometrium, and it results in menstrual phase of next menstrual cycle. याद रखिएगा कि अब जब अभी जो बिल्कुल नया बना था ब्लड वेसल, उसमें जब क्या हो गया, कंस्ट्रिक्शन होने लगा, उसके मसल्स जो होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है, स्मूथ मसल्स वहां पर होते हैं. तो जब वो ब्लड वेसल्स टूटेगा तो ब्लड तो बाहर आता ही है, ब्लड वेसल्स का पार्ट भी टूट के बाहर आएगा, ब्लड भी बाहर आएगा, और जो नया एंडोमेट्रियम बना था जिसको मेंटेन कर रहा था ये ब्लड वेसल्स, वो भी टूट के बाहर आएगा, और वो सब मिलकर क्या बनाएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लड कहते हैं इसको. याद रखना, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो 40 to 60 ml तक ये इसका वॉल्यूम है इस ब्लड का, जो 3 से 5 दिन तक बाहर आता है. 3 to 5 days ये इसका ड्यूरेशन है. तो ये 40 to 60 ml इसका पूरा वॉल्यूम है इस ब्लड का,
जिसमें क्या क्या होता है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड में क्या क्या होगा बताओ? ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स के टिश्यूज होते हैं, एंडोमेट्रियम के टिश्यूज होते हैं, सर्वाइकल म्यूकस होता है, वेजाइनल फ्लूइड भी होता है। लिख लो उस पॉइंट को यहां पर कि दिस मेंस्ट्रुअल फ्लो कंटेन्स, या मेंस्ट्रुअल वॉल्यूम जो होता है, देखो इस पूरे वॉल्यूम में क्या क्या होता है। तो इसमें होता है ब्लड, द पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, द ब्रोकन पार्ट ऑफ ब्लड वेसल, एंडोमेट्रियल टिश्यूज, द ब्रोकन एंडोमेट्रियल टिश्यूज, ब्रोकन जो टूटा हुआ पार्ट है उसका, ब्रोकन एंडोमेट्रियल टिश्यूज, सर्वाइकल म्यूकस along with vaginal fluid। ने क्या कहा कि मेंस्ट्रुअल ब्लड कंटेन्स, या मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है, इट कंटेन्स ब्लड, द ब्रोकन पार्ट ऑफ ब्लड वेसल, द ब्रोकन पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यूज, द सर्वाइकल म्यूकस एंड द वेजाइनल फ्लूइड। एक चीज याद रखिएगा कि मेंस्ट्रुअल ब्लड नॉर्मल ब्लड के जैसा नहीं होता। दिस ब्लड लैक क्लॉटिंग फैक्टर, नहीं तो अंदर ही क्लॉट कर जाएगा वो। मेंस्ट्रुअल ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, याद रखना। मेंस्ट्रुअल ब्लड लैक क्या? क्लॉटिंग फैक्टर्स। मेंस्ट्रुअल ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, ये सीरम नहीं है। कुछ भी सोच लेते हो यार, मेंस्ट्रुअल ब्लड है, इसमें केवल क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, दैट्स ऑल। अब उसमें सीरम है कि ये हवाई जहाज है, ज्यादा किडनी मत चलाया करो फालतू में। तो सीरम नहीं कहते, ये सिंपली मेंस्ट्रुअल ब्लड है विच लैक क्लॉटिंग फैक्टर। ये बहुत ज्यादा थिन फ्लूइड होता है, कलर भी इसका थोड़ा अलग होता है नॉर्मल ब्लड से, है ना। और ये 3 to 5 डेज तक ये बाहर आता है। समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया। हाँ ठीक है। और एक चीज बता दो मैं आपको यहाँ पर कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, ये हमने लिखा 28 डेज है। तो ये फिक्स नहीं कि 28 डेज ही होगा, ये 35 भी हो सकता है, ये 40 तक भी जा सकता है, कई बार 26 भी हो सकता है ये। अब मैं बता दूं एक चीज, ऑन एन एवरेज एक हेल्दी फीमेल में 28 डेज का साइकिल होता है, बट ये किसी फीमेल्स में 30 डेज का भी हो सकता है, 35 का भी हो सकता है, और 26 भी हो सकता है। वेरिएशंस हैं, बट हेल्दी फीमेल्स में ज्यादा एवरेज अगर देखा जाए तो नंबर 28 का ही होता है। अगर किसी फीमेल में एक मंथ में ये ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ 28 डेज के बाद, और दूसरे मंथ में 30 डेज के बाद हो रहा है, फिर 32 डेज हो गया, फिर 26 हो गया, तो ये ठीक नहीं है। जो भी एक कांस्टेंट पीरियड है, इट शुड बी मेंटेन्ड। फ्लक्चुएशन का मतलब है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ स्ट्रेस है, या कोई ब्लड की कमी है, या कोई और कंडीशन हो सकता है उसका। तो फ्लक्चुएशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, द डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द इंडिकेशन ऑफ बैड हेल्थ। मैं क्या बोल रहा हूं कि फ्लक्चुएशन in the duration of menstrual cycle is a kind of indication of bad health। कांस्टेंट होना चाहिए, 30 है तो 30 होना चाहिए, प्लस माइनस 1-2 होता है, ऐसी बात नहीं है। बट बहुत ज्यादा चेंज होना, कभी 26 है, कभी 30 हो गया, कभी 32 हो गया, कभी 24 पे आ गया, ये तो ये ठीक नहीं है। और याद रखना इसको कि डेज ऑफ जो ओवुलेशन होता है, ये हमेशा 14 डेज पे नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज ड्यूरेशन चाहे कितना भी छोटा बड़ा हो, कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ फिक्स होती है 14 डेज का। ये ऐड कर लीजिएगा, द कॉर्पस ल्यूटियम, द लाइफ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज, द लाइफ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज ऑफ 14 डेज in human females, in human females, irrespective of duration of menstrual cycle।
मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज चाहे कुछ भी हो, ल्यूटियम का लाइफ फिक्स है कितना, 14 डेज का। तो अगर किसी फीमेल में 35 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है, तो इसमें ओवुलेशन कब होगा? ओवुलेशन कब होगा बताओ? तो 35 माइनस 14 कितना हो गया? 21 डेज पे हो जाएगा ये। अगर 28 डेज का है तो 28 माइनस 14 डेज हो गया। अगर 26 हुआ माइनस 14, ये 12 डेज का हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो हमेशा 14 डेज पे होगा ये जरूरी नहीं है। आपको ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या करना पड़ेगा? माइनस 14 करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा आपको? डेज ऑफ ओवुलेशन। और यही है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बता दूं मैं आपको। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, पूछे जाते हैं। और एक तो क्वेश्चन कंफर्म ही है यहां से आएगा। बहुत कुछ है इसमें। फॉलिकल्स का क्या चेंज आ रहा है, यूट्रस में चेंज क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? गुड। अब आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है, वहां भी आप पढ़िए उसको। अब ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो ये तो आपका अपना एक पर्सनल प्रॉब्लम है। इस पे मैं एयरटेल का टावर तो लगाऊंगा नहीं वहां पर जाकर। तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुआ है इसका, तो होपफुली वो कल लोड हो जाएगा, तो उसमें देख लीजिएगा आप। और जहां तक मोस्ट सिंपलेस्ट वे में जितना समझाया सकता था मैंने समझा दिया। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? और तो एक बार खुद से जो भी आपको समझाया गया है, एक बार पूरे आधे घंटे बैठ के पूरा पूरा ग्राफ देखो, जो लिखा गया है उसको समझो, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा चमत्कारी चीज नहीं बताया गया आपको। हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहा है, और क्या। अरे टेस्ट टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में जो आएगा वही आएगा जो पहले बताया गया है। मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड गैमेटोजेनेसिस। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। सॉरी, आज 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 तक जितना बता दिया गया वो सब आएगा। ये भी ये भी ओजेनेसिस का पार्ट है एक्चुअली। ये भी गैमेटोजेनेसिस का ही पार्ट है। तो यहां तक आएगा। कान खोल के सुन लीजिए आप, मैं क्या बोल रहा हूं। कि आज तक जो बताया गया है आपको, ये पूरा आपके टेस्ट में आएगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और जिस बच्चे ने बिल्कुल साफ सुथरा अपना हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, वो नोट्स एक बार अपलोड कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है, समझ में आ गया आपको? तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अभी तक तो गैमेट्स बना था, स्पर्म कैसे बना, एग कैसे बना, उसका पूरा प्रोसेस क्या था वो समझाया मैंने आपको। अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि ये गैमेट्स मिलते कैसे हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जाइगोट कैसे बनता है, और जाइगोट की बाद की कहानी क्या होती है। ठीक है।